ये लगाने को किसने बोला था? ये कब लगाना था? किसने बताया आपको? पीडीएफ तो इसमें था, ये रूल इसके अंदर थे। गजब हो तुम सारे। चलो भाई, आवाज चालू कर दो। अभी जो वायरिंग का भाग देख रहे हैं, वो लेआउट वगैरह देख रहे हैं। और लेआउट वाला भाग है जो सिंपल ही है। हमारे पास चार प्रकार से डायग्राम बनाना पड़ते हैं एक इलेक्ट्रीशियन को। सबसे पहला, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है कि भाई साहब हमारे वायरिंग करो। उसने कहा वायरिंग कर लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि दीवार की लंबाई चौड़ाई माप लेते हैं। तो वो जो लेआउट बनता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं डायग्राम कहते हैं, उसे कहते हैं लेआउट डायग्राम। उस डायग्राम कहते हैं लेआउट। इसने ये नहीं मापा है कि कितने स्विच लगेंगे, कितने तार लगेंगे, कुछ नहीं मापा है। उसने कहा कि पहले मैं लंबाई चौड़ाई ले लेता हूँ, कितनी एरिया के अंदर मुझे वायरिंग करनी है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, मोटे मोटे तौर पे ये देखा कि ये हमारे पास कितना भाई सेंटीमीटर है या है। तो ये इस प्रकार से वो सारी चीजें उसने मापन कर लिया। ठीक है। तो देख लिया भाई स्विच से हाइट कितनी है, यहाँ पर इस स्विच से हाइट कितनी है, लैंप किधर लगाना है। तो पहले उसको एक रफ आइडिया मिल जाता है, जिससे वो एक एस्टिमेट बना सके। जैसे आप रिक्रूटमेंट बताओगे ना, उसी हिसाब से एस्टिमेट बनाने के बाद में ही उसके ऊपर कार्य शुरू होगा। जब वो कहेगा भाई काम करने वाले हैं ठेकेदार के, भाई आपका एस्टिमेट ठीक है, हमें ओके है, तो उसने कहा चलो फिर अब हम देखते हैं कि कहाँ कैसा स्विच लगेगा। तो कहेगा अब काउंटिंग करते हैं, कितने एल्बो लगेंगे, कितने जंक्शन बॉक्स लगेंगे, कितने उपरिपथ लगेंगे, वो पूरे काउंटिंग अब करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग थोड़ी करेगा, तो सबसे पहले काउंटिंग करेगा नहीं। जब वो काउंटिंग आउटिंग कर लेता है, तो उसके बाद कहता है भाई ये तो काउंटिंग कर ली, उसने लगा दिया पाइप वाइप लगा दिए। तो पाइप लगाने के बाद में क्या लगाना पड़ेगा? तार। तार लगाना पड़ेगा, तो उसमें देखना पड़ेगा करंट फ्लो होनी चाहिए, तभी तो बल्ब चलेगा, तभी पंखा चलेगा। और ये स्विच ऑफ करने पर ऑफ होना चाहिए, तो उसको क्या बनाना पड़ता है? परिपथ। टू वे का परिपथ बनाओ, ताकि पता रहे कि स्विच है जो आपके टू वे में, ऐसा तो नहीं हो एक ऊपर एक नीचे हो तो ऑन हो, या दोनों ऊपर हो, क्या है मामला। तो उस हिसाब से आपको सेटलमेंट करना पड़ता है ना भाई। उस प्रकार एक परिपथ बनाओगे, और उसी परिपथ के अनुसार क्या करोगे? कनेक्शन। और परिपथ के कनेक्शन जो परिपथ बना दिया, फिर आपको ये पता चलेगा कि आपको तार कितने चाहिए। तार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको फिर पता चलेगा तार कितने चाहिए। टू वे लैंप हो, लैंप होल्डर हो, वहां पर ले जाने के लिए टोटल कितने तारों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपके पास चार प्रकार के लेआउट होते हैं, चार प्रकार के डायग्राम होते हैं। पहला कौन सा होता है? लेआउट। तो लेआउट डायग्राम कब बनाया जाता है? ये अभिविन्यास आरेख भवन के वास्तु संबंधी आरेखों आयोजनों को निर्मित करने में काम लेते हैं। वास्तु का मामला यह है कि आजकल क्या है कि हर कुछ वास्तु से चल रहा है। तो जब भी आप ड्राइंग पढ़ते हो तो भी कहते हैं वास्तु देखो, या आप इलेक्ट्रिशियन का काम करें तो भी कह रहे हो वास्तु देखो। वो कहेगा वास्तु के अनुसार सिराना इधर करना चाहिए, तो फिर वो आपको स्विच भी उधर लगाने पड़ेंगे, टीवी उसके सामने वाले भाग पर लगानी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले लेआउट किसके हिसाब से बनाना पड़ेगा? वास्तु के हिसाब से। यदि आप टीवी वाली केबल है जो सिराने की तरफ देती, क्या काम आएगी? है कि नहीं है? तो ये भी क्या देखना पड़ता है? वास्तु। वास्तु होता क्या है? क्या होता है वास्तु? इसके अनुसार नहीं, वास्तु क्या होता है? घर तो बना लेते हैं, समझ गया। वास्तु खुद क्या है? वास्तु क्या है ना? वास्तु अंधविश्वास को तो किताब वाले क्यों लेके घूम रहे हैं? अंधविश्वास को क्यों लिख रहे हैं? लिखेंगे क्या? वास्तु है एक साइंस, शुद्ध रूप से एक साइंस है, जिसकी पूरा कार्य तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, यानी वेव लेंथ पर। वेव लेंथ से मिलती है एनर्जी। तो वास्तु शास्त्र पूरा कार्य करता है एनर्जी पर। कोई जो कह रहा है वास्तु ऐसा होता है दाएं बाएं, वो है ना, वो तुक्के मार रहा है। जब तक जिस बंदे को ये पता नहीं चले वास्तु क्या है, वास्तु एक साइंस है पूरी। और जो पूरी पूरी किस पर काम करती है? तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ पर काम करती है। लेमड़ा बराबर सी बटा एफ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो इस लेमड़ा पर काम करते हैं, तरंग दैर्ध्य पर। और तरंग दैर्ध्य हमारे पास क्या होता है? ऊर्जा को संचित करवाता है। तो ऊर्जा संचरण करने के लिए तरंग दैर्ध्य की जरूरत होती है, जो ये बताता है पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, किधर दरवाजा खिड़की वजन भार वार ज्यादा, मतलब ये कुल मिला के वायु का मामला है।
यदि आप मकान बना रहे हो ढाणी में, गांव में ढाणी होती है ना खेत में, तो वहां वास्तु की जरूरत है नहीं, क्योंकि मकान चारों तरफ से खुला है। चारों तरफ से खुला है तो नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती। नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहां होता है जहां पर बंद हो चारों तरफ से। तो आपके खिड़की किधर रखनी, वो लपड़ा है। यदि आपने चारों तरफ खिड़की रख तो हवा इधर से आई उधर चली गई। वायु का नेचर क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी। तो गांव में ढाणी में कोई जरूरत नहीं, वहां वास्तु काम भी नहीं करता, वास्तु की जरूरत भी नहीं है। अपने आवश्यकता अनुसार बनाओ, और वहां वास्तु के कारण कोई गड़बड़ हो भी नहीं रही। वास्तु के कारण वहां गड़बड़ होती है जहां आपके पास एक लिमिटेड जगह है। उस जगह पर जैसे मान लो आपने बेडरूम बना दिया पीछे की तरफ, उसमें खिड़की है ही नहीं, आप पूरे दिन उधर ही पड़े रहते हो, फिर अब आपके शरीर में कौन सी ऊर्जा आएगी, नेगेटिव, क्योंकि खिड़की नहीं है। खिड़की होगी, अब खिड़की भी होनी चाहिए वैसे जहां वायु का संचरण क्या हो जाए आसानी से। तो सुबह सुबह घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रखते हैं ना, ताकि घर क्या रह जाए, शुद्ध हो जाए। मतलब क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जितनी भी निकल जाए, पॉजिटिव एनर्जी रह जाए। मॉर्निंग में एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो ये होता है वास्तु, इसलिए यहाँ बार बार नाम लिखा जाता है। और हमें एक इलेक्ट्रीशियन को वास्तु का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो बताएगा भाई सिराना किधर रखना, तो टीवी वाली यूनिट सामने लगानी है, स्विच वाली इधर लगानी है, ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसलिए ध्यान रखना। तो ये एक मिथ, मतलब तुक्का नहीं है, वास्तु वो है। इसका उद्देश्य, आप कभी भी ढाणी में किसी को देखा नहीं होगा कि वास्तु से इधर दाएं बना और बाएं बना, वो कहते किधर बना ले तू। नहीं नहीं, ब्राह्मण को, ये पंडिताई का काम थोड़ी, ये तो साइंस का काम है। वो तो देखो, वो तो क्या है कि कोई भी बना दे, मैं चलता घूमता फिरता आदमी हूँ कि साउथ में ना घर का दरवाजा मत रखो। अब मैंने घूमता फिरता हूँ सुन लिया, तो तूने रखने लगा, मैंने मना कर दिया, तो कहेगा सर बड़े होशियार है। वो बड़ा मामला है, बाकी इतना ही है, इसमें पंडित नहीं, ये है प्योर साइंस जो 16 दिशाओं पर कार्य करती है। ये प्योर साइंस, मैंने बताया ना आपको, एक सिंपल एग्जाम्पल बताया। प्योर साइंस यही करती है, जहां पर सिर्फ खेल होता है कि आप जितने भी काम करते हैं, आप अपने कमरे के अंदर जाते हैं शाम को, और यदि कमरे के अंदर आपके खिड़की है, कमरा खुला है, तो आप जाओगे और मान लो वायु का आदान प्रदान अच्छा होता है, तो आपका पढ़ने का मन करेगा। कमरा यदि बंद सा पड़ा है, तो आप जाते ही कहेंगे अब तो आज नींद लूंगा, सोऊंगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का खेल है, नहीं है क्या। तो ये फर्क पड़ता है भाई, काफी फर्क पड़ता है, आप देख लेना। तो इसमें परिपथ के लिए, परिपथ को किस लिए अधिक कल्पना की गई, इसके बारे में जानकारी दिए बगैर पाठक को इसकी सूचना शीघ्र और यथार्थ से देना है, इसलिए बनाई जाती है। पाठक कह दो, या फिर आप ये कह दो कि जो भी कंपनी दे रही है, मकान मालिक दे रहा है, आपको टेंडर दे रहा है, वो कहेगा भाई इतनी वायरिंग करानी, क्या कुछ खर्चा आएगा बताओ, तो आपको खर्चा बताना पड़ता है। तो कहता है सर 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो ये जो बताना पड़ता है, तो पहले वो बताना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे आप कुछ तो परिपथ बना के एस्टिमेट निकालोगे, नहीं निकालोगे, नहीं कुछ भी नहीं बनाओगे तो एस्टिमेट कैसे निकालोगे। कुछ परिपथ बनाओगे तो आपका एस्टिमेट निकल जाएगा भाई, किधर स्विच में कितने तार जा रहे हैं। अभी लंबाई हमारी पूरी ढंग से जोड़ी नहीं है, लेकिन लगभग एस्टिमेट निकल जाता है। ठीक है, तो इससे हो गया, वो क्या रहा, सूचना शीघ्रता से और यथार्थता से। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें तार स्थापना सतह पर है या अंदर है, तारों की संख्या, आयाम, उपकरण का आईएस प्रतीक के साथ सूचित करना भी आवश्यक है। देखो यहाँ सिंगल तार जाएगा, डबल तार जाएगा, बल्ब किधर लगाना है, इससे पता चल जाता है, उसको रफली काफी सारा आइडिया हो जाता है। आप फर्नीचर कराते हैं मान लो कभी, तो पहले आप बुलाते हैं कारपेंटर को कि भाई टेबल बनानी है। वो कहेगा टेबल कितने बनानी है, कि आप ऐसा कर तो 2x4 फुट की बना दे, कि 2x4 फुट के उसमें पल्ले रखने हैं। वैसे ही पूछता है कि साइड में पल्ले रखने हैं, कि हाँ पल्ले दोनों तरफ रख दे, जिसमें किताबें रख दे। ऊपर ड्रॉर, के ड्रॉर रख दें। ड्रॉर में चैनल लगानी है कि गेट लगाना है, कि चैनल लगानी है। ठीक है, तो आप ऐसे सारे बताते हो, वो बताते उसके पास सिर्फ आइडिया आ गया, तो फिर वो देख लेता है, लगभग लगभग देख लेता है लकड़ी कितनी आएगी, यानी कितनी बाई कितने की उसको प्लाई की आवश्यकता है, और कितनी उसके माइका लगेगी, माइका कहाँ लगेगी, माइका कहाँ नहीं लगेगी, वो आपसे पूछता है। वो पूछता है अंदर की तरफ भी माइका लगानी है सफेद वाली, कि या फिर कोई पॉलिश वॉलिश करेंगे, तो वो कहेगा माइका लगा दे तुम, सस्ती पड़ती है, लगा देंगे अंदर, माइका लगा दे, ऐसे ही कहता है वो। फिर वो इस हिसाब से कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करता है कि लगभग आपके 12-13 हज़ार रुपये लगेंगे, ये कहते हैं ना। तो आप उसको कहते हैं कि भाई ठीक है, सामान तो ठेके से ले ले, उसने कहा ठेके से दो तो 13,000 रुपये, नहीं तो सामान आप ले, 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, मैं बना मैं दूंगा, लगभग इतना खर्चा पड़ेगा। बताता है कि नहीं बताता, वही लेआउट कहलाता है।
आपको भी अगले को बताना पड़ेगा भाई लगभग कितना खर्चा लगे। इलेक्ट्रिशियन ऐसा है कि आप आ गए हो और बाद में खर्चा बताए जा रहे हो बताए जा रहे हो, वो अंदर अगला एस्टिमेट लेके चलता है ना, ये है, ये लेआउट है। अधिष्ठापना होता है कि जब आपने उसने ठेका दे दिया कि भाई साहब आपको ही काम करना है, तो अब आपको बैठ के पहले लेआउट प्लान बनाना पड़ेगा। तार पहले थोड़ी डालना, पाइपें डालनी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना आरसीसी वगैरह करते हैं तो पहले क्या डालते हो, पाइप है। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, जो इंस्टॉलेशन का प्लान बनाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन में आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा भाई कितनी आपके पास पाइपें लगेगी, कितने एल्बो लगेंगे, कितने जंक्शन बॉक्स लगेंगे, कितने आपके उप परिपथ बॉक्स लगेंगे। उस हिसाब से आपने क्या बना दिया, ये इंस्टॉलेशन का डायग्राम। इंस्टॉलेशन का ये कितने सैंडल लगेंगे, जो क्लिप यहाँ कसे हुए ना, कितने सैंडल लगेंगे, उससे इंस्टॉलेशन प्लान बनाया और वो इसी प्लान के अनुसार कार्य करता है। तो इस आयोजन में इंस्टॉलेशन की सहायक उपकरण एसेसरी जैसे कंड्यूड, सैंडल, क्लैंप, इनकी भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति मतलब कहाँ कहाँ लगाना है। जहां भी जंक्शन बॉक्स होता है उसके पास में लगाया जाता है, लगाता है ना बीच में, और कहाँ कहाँ लगाना है इसके बारे में जानकारी होती है। और यह भी होता है कि इसके इंस्टॉलेशन का समापन स्वरूप भी दिया जाना है। यदि बाहर दिखेगा तो कैसा दिखेगा, बाहर वाली एक अंदर वाली वायरिंग है, उन दोनों के हिसाब से देखना पड़ता है। जब आपने इंस्टॉलेशन कर दिया तो इंस्टॉलेशन करने के बाद में इंस्टॉलेशन तो हो गया, बाकी जो काम चल रहा काम चल रहा है, आपको कहेंगे अब भाई वायर डालेंगे। वायर डालने से पहले आपको बनाना पड़ेगा सर्किट। वायर डालोगे तो आपको देखना पड़ेगा सर्किट में कहाँ कितना तार डालना है जिससे धारा का प्रवाह हो, पर स्विच ऑन हो स्विच ऑफ हो। ऐसा नहीं हो कि भाई जैसे नए नए इलेक्ट्रिशियन जो सीखते हैं वो एक बार वायरिंग करते हैं फिर कहते हैं एक बार करना चालू करना देखना, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। सामान्य तो करते हैं ना, वो कहता है कोई ये किसने जोड़ दिया उल्टा तार, फिर वो किसी और के ऊपर ब्लेम डाल देता है। अक्सर ऐसा मिलता है, शुरुआती दौर में ज्यादा होता है। जिसने किसी के साथ में रह के ट्रेनिंग की है वो ऐसा नहीं होता है, वो फिर उसमें क्या पारंगत हो जाता है। जो नया नया जाके सीधा ही कहता है बस ये पढ़ गया हूँ मैं सब कर दूंगा अभी, तो वो कहीं ना कहीं फटाका बोलाता है, वो बड़ा मामला। इसलिए क्या कहते हैं, क्या बनाना जरूरी है, सबसे पहले सर्किट बनाना जरूरी है। सर्किट बना दोगे तो सर्किट में कंफर्म हो गया कि ये न्यूट्रल तार जा रहा है, ये तार फेज तार जा रहा है। फेज तार में दो अलग अलग प्रकार के तार हैं जिसके दोनों तरफ आपने क्या जोड़े हैं, स्विच जोड़े हैं। स्विच कौन सा जोड़ दिया, ये टू वे स्विच है। तो आपको आइडिया हो गया कि नहीं हो गया कौन सा तार कैसे जोड़ना है। तो अब परिपथ फिक्स हो गया। जब आपका परिपथ बन गया तो आप कहेंगे परिपथ में अब इसके लिए तार कितना लगेगा। तो अब आप कहोगे भाई यहां से यहां तक वायर जाएगा एक सीधा, यहाँ से एक वायर जाएगा, एक वायर ये जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये लंबाई काउंट करेंगे। फिर आपको कहेंगे तार ले आओ भाई 200 मीटर ले आओ, 400 मीटर ले आओ, जो भी तार बताएंगे। तो फाइनली तार ही तो लास्ट में क्या होता है, तार ही तो डालने होते हैं। और सर्किट के बाद में तो तार डालोगे, सर्किट ही बनाए बिना तार डालोगे फिर सर्किट में क्या मतलब काम कौन सा आएगा नहीं आएगा पता कैसे चलेगा। तो पहले क्या बनाना पड़ता है सर्किट, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, तार की स्थापना वायरिंग अंदर डाली जाती है। और अपने यहाँ पर ऐसा होता है कि अपन जिस दुकान से लेके आते हैं उस दुकान वाले को कहते हैं कम पड़ेगा तो और लेंगे, बचेगा तो आपको वापस रखना है, क्योंकि हमें पता है नहीं कितना लगेगा। हम चल रहे हैं अंदाज से, हमने ये चारों स्टेप खा गए हैं। ऐसे ही तो चलता है। हाँ तो ये सिंपल सिंपल लॉजिक है कि हम ये चारों स्टेप खा गए हैं। तो वो कहता है ऐसा ठीक बात नहीं है, तो इसी से चलते हैं। अगला हमारे पास होता है, ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट, ये डायग्राम है। डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आसान सवाल क्या होता है टप बना देते हैं। आपको पूछा चित्र बता इसका किस क्या है, तो आपको ये क्या है, सैंडल कहलाता है जो पाइप के ऊपर लगाते हैं। और ये सैंडल सबसे पहले कहाँ लगाए गए थे, मैंने बताया था क्लिट वायरिंग में। अब तो उसमें क्लिट आ गई छोटी छोटी, पहले लगाए गए वो क्या थे, सैंडल ही थे, पोर्सलिन के बने हुए थे। आजकल ये धातु के भी होते हैं, पोर्सलिन के भी होते हैं। पोर्सलिन कौन कोई काम नहीं लेता, पोर्सलिन में खतरा ना हथौड़े से चोट नहीं मार सकते, टूट जाता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, धातु के काम में। अगला हमारे पास है कंबाइंड स्पेस बार होता है, जिसमें खाली जगह यानी कहीं पर स्पेस देना होता है ना, तो जिसे तार वार निकालना होता है सारा देना होता है, तो स्पेस देने के लिए स्पेस बार ऐसा बनाया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, सॉकेट का भाग। और ये हमारे पास निप्पल कहलाता है, जो कोई भाग को कसने के लिए बीच में लगा देते हैं। दो दो कंड्यूट पाइप होते हैं ना, उनको कसने के लिए बीच में लगा देते हैं, तो वो निप्पल कहलाता है। ये कहलाता है इंस्पेक्शन एल्बो, ये कहलाता है इंस्पेक्शन टी, ये कहलाता है अर्थ में क्लिट करते हैं, अर्थ को मजबूती से जोड़ते हैं, बांध देते हैं एक जगह अर्थिंग के लिए। और ये है हमारे पास कंड्यूट पाइप में टी काम में लेते हैं। ये वन वे एक तरफ वाले जंक्शन बॉक्स है। ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप आती है जो 45 मीटर 50 मीटर ऐसे ही आता है पूरा।
और ये हमारे पास फ्यूज वाला बॉक्स है जिसमें क्या लगाई होती है, एमसीबी वगैरह। ये स्विच बॉक्स है जिसमें ऊपरी पद में सारे स्विच लगे होते हैं। ये पेच होते हैं छोटे, अलग अलग माप के होते हैं ना, 6 नंबर का लार, 2 नंबर का लार, 10 नंबर का लार, 12 नंबर का लार, ये सब नंबर होते हैं। नंबर, अब नंबर ही तो बोलते हैं उसको। 2.5 नंबर का लार, 2.5 तो होते हैं, 5 होते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा होते बोलते नंबर ही है वो नंबर नंबर बोल के नंबर चलाते हैं। और राउल प्लग है, इसका कार्य आजकल कुछ नहीं होता, पहले होता था, ड्रिल मशीन नहीं थी तो दीवार में, एक दीवार से दीवार को सुरा करके एक कमरे से दूसरे कमरे सप्लाई भेजनी पड़ती थी। आजकल ड्रिल मशीन से करते हैं ड्रिल, कि वो बिट लगा दो, कौन सा दीवार वाला लगाओ, अब की बार कौन सा लगाना है, लकड़ी वाला लगाओ, ऐसा होता है ना अलग अलग, तो वो लगा देते हैं। पहले इसका कार्य कौन करता था, राउल प्लग। पहले हथौड़ी से पीटना पड़ता था और आगे फिर पानी भी डालना पड़ता ताकि ये गर्म होने पर कूलेंट कूलेंट का व्यवहार कराने के लिए। तो राउल प्लग का कार्य हो गया खत्म। लाइट नहीं आ रखी है, अभी सप्लाई नहीं है, तो हम कहेंगे आज काम नहीं होगा, कल करेंगे। अभी ड्रिल मशीन ही नहीं चल रही, मतलब राउल प्लग का काम नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? सामान्यतः कोई भी काम हो, चाहे आजकल तो कारपेंटरी का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, सब काम के लिए सबसे पहले सप्लाई जरूरी है? हाँ, सब में ही सारे काम है। यदि नहीं है तो कहेगा आज नहीं होगा, लाइट आएगी तो फोन कर देना, मैं घर पे हूँ। ऐसे ही होता है ना भाई। और जो शहर वाले, शहर में तो विद्युत सप्लाई आती है, कोई दिक्कत है नहीं, और नहीं आती है तो वो जनरेटर लेके घूमते हैं, जिनको काम करना होता है अर्जेंट, तो वो क्या करते हैं, जनरेटर रखते हैं। आजकल जनरेटर की जगह किसने ले ली, अल्टरनेटर ने। आजकल गाँव में बहुत ज्यादा अल्टरनेटर हो गए ना, जनरेटर हो गए समाप्त। पहले जनरेटर वो आवाज बहुत करता था, फिर वो क्या है कि हम क्या है, इधर कोई प्रोग्राम होता तो एक बाड़ा छोड़ के उसको लगाते थे नहीं तो इसकी आवाज आती। आजकल आ गया अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर आवाज क्या करता है, कम। अल्टरनेटर कौन सी मशीन है, एसी मशीन। ये आप ऐसा ना हल्के में मत लेना, ये सारे प्रैक्टिकली सवाल हैं। अल्टरनेटर कौन सी होती है, एसी मशीन। एसी मशीन और डीसी मशीन के अंदर अंतर क्या है, बराबर क्षमता है तो आवाज कम करती है, ये एक अंतर है। एसी मशीन, 1 HP की एसी, 1 HP डीसी मशीन में कौन कम आवाज करेगी, एसी वाली। तो अल्टरनेटर कौन सा मशीन है, एसी, आवाज क्या करेगा, कम करेगा। तो वो फिर डीसी वाला आवाज क्यों ज्यादा करेगा, क्योंकि उसमें कम्यूटेटर होता है, और जिसमें भी कम्यूटेटर होगा आवाज क्या करेगा, ज्यादा। घर्षण भी क्या होगा, ज्यादा। हानि भी क्या होगी, ज्यादा। गर्म भी क्या होगा, ज्यादा। ये सब कम्यूटेटर के चक्कर में हो रहा है? हाँ। आपके घर पे मिक्सी चला तो मिक्सी एकदम जोर से बोलती नहीं है, ये सुबह सुबह चला दी तो बच्चे बच्चे सो रहे हैं उठ जाएंगे एकदम से। वो क्यों जोर से बोलती है, क्योंकि उसमें डीसी मशीन लगी हुई है, यूनिवर्सल मोटर है। यूनिवर्सल मोटर है जो एसी पर काम करती है, लेकिन मशीन कौन सी है, डीसी। कम्यूटेटर है उसमें, इसीलिए आवाज कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं मिक्सी में, जूसर में, ग्राइंडर में कौन से काम करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का मतलब है मोटर अंदर कौन सी है, डीसी। संरचना कौन सी है, डीसी। काम एसी और डीसी दोनों पर करता है, इसलिए आवाज करती है, कोई भी हो मोटर है। ई रिक्शा में आप खुद सोचो, डीसी होगी। हाँ, कौन, ई रिक्शा आवाज नहीं करता है। नहीं, ई रिक्शा ऐसा है कि उसका पूरा मैकेनिज्म अलग है। इसका मैकेनिज्म अपने इस मैकेनिज्म की तरह है ही नहीं, उसका पूरा मैकेनिज्म अलग है। जो अपने पास स्कूटी भी कहाँ आवाज नहीं करती है, कार भी आवाज नहीं करती, उसका मैकेनिज्म ही अलग है पूरा। वो उसका अलग तकनीकी मैकेनिज्म के कारण है, सीधा ऐसा नहीं है, इसके डायरेक्ट ऐसे सप्लाई से नहीं चल रहा है, वो मैकेनिज्म के कारण है, जिसके कारण आवाज नहीं आती ना, किसी में भी इलेक्ट्रिकल वाले में नहीं आती है। वो शुरू शुरू में स्कूटियाँ इलेक्ट्रिकल वाली आई थी गांव में या शहर में, कुत्ते के पास निकल, कुत्ता भोगता था बाद में, कुत्ते को बाद में पता चलता अचानक से क्या निकल गया। नहीं, ऐसा था। तो पहले क्या कि बाइक वाइक आती तो कुत्ते को पता है, कुत्ता भी हैबिचुअल हो चुका, अच्छा है वो आवाज सुना, बाइक आ रही, अपन सोता रहना है, कोई तो उठना नहीं है। अब कुत्ते स्व निंद्रा होती है, अब वो आवाज की नहीं, पास से निकल गई, जैसे एकदम पास से उसने देखा अचानक से क्या आ गया, हैबिचुअल होता है ना वो भी। तो अब आजकल वो गांव में भी कुत्तों को पता चल गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, ये स्कूटी गई है। नहीं, गांव में बहुत है ना, ये इलेक्ट्रिक वाली स्कूटियां सबसे ज्यादा गांव में है, बिना आरटीओ नंबर के। आरटीओ नंबर नहीं लेते हैं वो कहते हैं गांव का खेत में जाना, खेत से गांव जाना, आरटीओ किधर है। आरटीओ नंबर नहीं लोगे तो 12-15 हजार रुपए बचाते हैं, काम करती है जो साइकिल ही होगी वो। आरटीओ तो तब होता है जब रोड पर चढ़ना होता है, कि अपना तो रोड है ही नहीं। रोड है तो ये गांव से दूसरे गांव वाली है, उससे ज्यादा वो शहर जान नहीं रहे, तो बताओ आरटीओ नंबर वाला क्या खर्चा करेंगे। और ऐसी बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, कंपनियां बेच रही, गांव में स्कूटी की कंपनियां खुल गई,
कई जैसे मान लो कि इसमें थोड़ा बड़ा गांव है और आसपास 20-30 गांव है, तो बीच में एक कंपनी खोल दी कि हर दिन की एक दो बिक रही है, उसमें क्या है 25-30 हजार रुपये में दे देते हैं, गारंटी ले लेता है वो। उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है कि आप उसको धो तो ध्यान रखना मोटर थोड़ी खुली है, इतने ज्यादा टाइट है नहीं। ऐसा ही है ना भाई, इधर आती है स्कूटी 1 लाख में, इलेक्ट्रिक वाली कितनी आती है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन मशीन मोटर, उसमें उसमें होती है लेड एसिड बैटरी, इसमें निकल आयरन वाली, फर्क है। गांव में होने वो लेड एसिड वाली बैटरी है। लेड एसिड बैटरी में क्या होता है कि उसकी क्षमता क्या होती है, थोड़ी कम होती है। निकल आयरन की क्षमता क्या होती है, मतलब निकल, ये लिथियम वाली, इधर लिथियम वाली है, इधर लिथियम वाली है, वहां है लेड एसिड वाली, इधर कौन सी है, लिथियम वाली। सब अलग अलग है। हमारे पास अगला वायरिंग कौन सी है भाई, बस बार। बस बार वायरिंग होती है जो उद्योगशाला में जहाँ अधिक मशीनों को विद्युत शक्ति प्रदान करनी होती है, तो एक बस बार वायरिंग होती है, वहां से अलग अलग सप्लाई निकल जाती है, इसे कहते हैं बस बार वायरिंग। तांबे की पत्तियों को अचालक कार्यशाला की दीवार पर लगा के ब्रैकेट से स्थापित करना होता है, तांबे की पत्तियों से जोड़ना है। यदि आपने उद्योग में है तब तो तांबे की पत्तियां हैं, पारेषण और वितरण लाइन के अंदर है तो वहां पर कौन सी पत्तियां होती है, एल्यूमिनियम, वहां एल्यूमिनियम काम लेते हैं। कार्यशाला में 10 से अधिक मशीनों की 3 फेज 400 वोल्ट ऐसी सप्लाई करनी हो तो बस बार की वायरिंग को वरीयता देनी चाहिए। जहां भी आपको 10 से अधिक मशीनें है तो कौन सी वायरिंग करनी चाहिए, बस बार, और उससे अलग अलग कनेक्शन निकल जाने चाहिए, और उससे कम है तो बस बार की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अलग अलग प्रकार की है, एक है सीडी की वायरिंग। सीडी की वायरिंग को क्या कहते हैं, जीने की वायरिंग। जीने की वायरिंग कहते हैं स्टेयरकेस वायरिंग, यानी लैंप को 2 जगह से आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो कौन सी वायरिंग चाहिए, 2 वे वायरिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी वायरिंग होगी, 2 वे। ये 2 वे वायरिंग कितने जगह से कंट्रोल करेगा, 2 जगह से। कैसा, मैं तो 2 जगह से ज्यादा से कंट्रोल करना चाहता हूँ, 3 जगह से कंट्रोल करना चाहता हूँ, इसके लिए लगेगा आपके पास इंटरमीडिएट स्विच। फिर 2 वे स्विच से काम नहीं चलेगा। 2 वे स्विच केवल क्या होगा, 2 जगह से कंट्रोल करेगा। वायरिंग में दो तरफा स्विच लगा दो तो कितने जगह से कंट्रोल हो जाएगा, 2 जगह से। बीच में लैंप लगा दिया, एक इधर स्विच लगा दिया, एक उधर स्विच लगा दिया, हो गया। ठीक है, जबकि आपको 2 से अधिक जगहों से कंट्रोल करना है तो कौन सा स्विच लगाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का सिंबल तो जानते हो, नहीं जानते हो। इंटरमीडिएट का सिंबल होता है बीच में से आपको, ये स्विच क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट। जब 2 से अधिक जगहों से नियंत्रण करना तो कौन सा स्विच लगाना पड़ता है, इंटरमीडिएट। 2 जगहों से कंट्रोल करना तो कौन सा लगाना पड़ता है, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच कितने लगाने पड़ेंगे, 2। तो कितने जगह से कंट्रोल हो जाएगा, 2 जगह से। और ये अपने कहाँ काम लेते हैं, जीने की वायरिंग सीडीओ में काम में लेते हैं सामान्यतः। बाथरूम में भी काम लेते हैं, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ स्विच रख सकते हैं, तो बाथरूम में भी काम में लिया जा सकता है। आजकल लोग बेडरूम में भी काम लेते हैं कि कल को लड़ाई हो जाए तो उधर से वो बंद कर दे लाइट, इधर से ये कर देते, ऐसा है। तो अब आजकल ये भी होने लगे, तो बेडरूम में भी 2 वे स्विच का प्रयोग होने लगे। पंखे का भी 2 वे स्विच होता है, लाइट का भी 2 वे स्विच होता है? यस, यही मामला है। हाँ, तो अगला है गोदाम वायरिंग। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है। इस वायरिंग में आप जैसे जैसे गोदाम के अंदर जाते हैं अपने आप आगे के लैंप क्या होते हैं, चालू होते हैं। स्विच चालू करो अपने आप, और तो क्या होगा भाई। इसमें क्या होता है कि आप है ना जैसे जाओगे तो यहाँ स्विच चालू करोगे तो ये लैंप ऑन हो गया, वहां जाओगे एक और स्विच लैंप ऑन करोगे तो आगे वाला लैंप चालू होगा। मतलब जितना आगे जाना है तब तक आप लैंप ऑन करोगे। आपको जब यहीं तक जाना है, पूरा आगे तक जाना नहीं है, तो आगे वाला लैंप स्विच ऑन करोगे क्या, नहीं। तो ये आगे वाला स्विच ऑन होता जाना चाहिए। ये कौन सी वायरिंग होती है, गोदाम वायरिंग। गोदाम का मतलब यही है, गोदाम के अंदर आपको यदि 10 मीटर तक ही जाना है तो आप ये जो 100 मीटर तक मान लो बड़ा गोदाम है, वेयर हाउस है, तो आप वो लाइटें चालू करोगे क्या, नहीं। तो आप कहोगे जितना आगे जाते जाएंगे स्विच ऑन करेंगे तो अगली लाइट अगला लैंप क्या होता है, ऑन होता जाएगा। ये जैसे जैसे गोदाम अंदर जाते हैं अपने आप आगे लैंप चालू कर सकते हैं, जबकि आपके पीछे का लैंप क्या होता है, बुझ जाता है। गोदाम से बाहर आते समय ये प्रक्रम क्या हो जाता है, उल्टा। ठीक है, तो ये आपके पास होता है लैंप। जैसे आप इसको स्विच 1 को चालू किया, स्विच 2 को चालू किया, अभी स्विच 1 को चालू किया, लैंप 1 ऑन है, लैंप 2 ऑन नहीं है, क्योंकि इसको जब तक आप ऑन नहीं करोगे आगे सप्लाई जा ही नहीं रही है। भाई इस L2 कब चालू होगा, जब S2 को ऑन करोगे। जब S2 को ऑन करोगे तो L2 में सप्लाई गई कि नहीं गई। और जब आप है
इसको इसको ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई आगे गई कि नहीं गई, तो इसको ऑन करोगे सप्लाई क्या जाएगी आगे। S2 को चालू करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, बंद। हम तो यही चाहते हैं ना, ये बंद हो, ये चालू हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाला क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे वाला क्या होना चाहिए, बंद। बस यही गोदाम वायरिंग है। ये डायग्राम देख लेना, डायग्राम देख के पूछेगा कौन सी वायरिंग है, इसमें किधर भी गोदाम नाम नहीं लिखा हुआ है। ये उस लॉजिक से यही समझना आपको, यही तो सवाल है भाई। और सवाल क्या है, आप कहोगे सवाल बताओ, पर्सन कैसे पूछे, ये पर्सन पूछे बताओ कौन सी वायरिंग है, तो कौन सी वायरिंग है, गोदाम वायरिंग। हर वायरिंग अलग अलग गुण है। 4 लैंप है तो एक एक तरफा है, और 3 क्या हो जाएंगे, 2 तरफा स्विच हो जाएंगे। 5 लैंप में एक तो होगा एक तरफा स्विच ये, और बाकी सारे क्या होते हैं भाई, 2 तरफा स्विच होंगे। ये इधर अभी इधर सप्लाई है, फिर इधर हो जाती है, फिर इधर है, इधर हो जाती है, तो 2 तरफ हो जाता है। अगली है सुरंग वायरिंग। अब इसका क्या गुण होना चाहिए है, टनल वायरिंग का गुण क्या होना चाहिए। देखो इसके 2 गुण ऐसे होते हैं। पहली बात, इस वायरिंग में एक स्विच के साथ आगे के 2 लैंप क्रमिक रूप से जलते हैं, और पीछे एक लैंप बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे वाले 2 लैंप जलते जाते हैं, पीछे वाले एक लैंप बंद कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें एक कंफ्यूजन इस चीज का है, टनल वायरिंग के अंदर रूल ये होता है कि दोनों तरफ के टनल के मुंह पर स्टार्टिंग वाली लाइट सदैव ही ऑन ही रहनी चाहिए। टनल वायरिंग ये कहता है कि टनल के जो मेन लाइट है ना पहली, वो सदैव क्या रहनी चाहिए, ऑन। ये टनल वायरिंग का सिद्धांत होता है कि टनल में आप जो एंटर करोगे तो स्विच तो बाद में आएगा, सबसे पहले लाइट क्या हो जानी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए। पहली लाइट क्या रहनी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए। तो आपके पास फेज है, आपके पास मान लो ये सप्लाई यहाँ से जुड़ी हुई है, तो अभी आपके पास न्यूट्रल भी जा रहा है, न्यूट्रल तो सब जगह कॉमन ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास लैंप क्या है, L1। और इस प्रकार के आपके L1 देखो सप्लाई ये L1 में भी गई, साथ में किस में गई, L2 में, ठीक है। दोनों में गई कि नहीं गई। आप इसमें देखोगे ये किस में जाएगी भाई, L2 में भी L2 में जा रही है क्या, नहीं सॉरी, L1 से कहाँ जा रही है, L3 में, ठीक है ना। ये L1 से L3 में जा रही है, और इसको आप जैसे यहाँ करोगे तो वो न्यूट्रल से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। वो न्यूट्रल से कनेक्ट करने के लिए होता है। तो जैसे जैसे करोगे स्विच बदलोगे, आगे से आगे 2 का लैंप बढ़ने का इसका अनुक्रम रहेगा। तो उस वायरिंग कहते हैं टनल वायरिंग। लेकिन टनल वायरिंग में एक ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें दोनों तरफ के लैंप क्या रहते हैं, टनल के दोनों तरफ लैंप ऑन रहना चाहिए लगातार। एक है हमारे पास गैलरी वाली कॉरिडोर, जब कोई व्यक्ति अपने कमरे की ओर आता है तो ऐसा करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। जैसे ही वो कमरे तक पहुंचता है उसे गलियारा के लैंप की जरूरत नहीं रहती है। तो अतः ऐसी व्यवस्था गलियारा वायरिंग कहलाती है। यानी कमरे के पास में आने पर वो स्विच ऑफ कर दे, मतलब कमरे के पास आएगा तो लैंप स्विच क्या करते हैं, ऑन ऑफ कर दे, उसके बाद तो कमरा उसका आ गया, फिर वो कमरे की लाइट चालू ही रहेगी। तो ये हमारे पास कौन सी कहलाती है, गैलरी। जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में गैलरी है, तो आपके पास आप अपने रूम तक आओ, वहां पर एक लैंप लगा हुआ, उसको बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आगे आगे कमरा आ गया, फिर आपके कमरे की लाइट से आप चले गए। इसे कहते हैं गैलरी वायरिंग। तो इसमें अलग अलग आपके पास लगे हुए हैं सारे 2 वे स्विच के हिसाब से कनेक्शन बनाए जाते हैं। किसके हिसाब से, 2 वे स्विच के इसमें अलग अलग सेट हैं। ये है हॉस्टल वायरिंग। हॉस्टल वायरिंग का मतलब होता है कि एक इसकी मास्टर की होनी चाहिए वार्डन के पास। जो वार्डन होता है ना, उसके कमरे में एक ऐसा स्विच होना चाहिए जो वो बंद कर देगा सब बंद, वो चालू करे तो सब चालू, मतलब उसके कमरे में सबको बंद करने वाला ऑप्शन होना जरूरी है। जैसे सामान्यतः क्या करते हैं कि सुबह उनको गर्मियों का टाइम है और कहता है भाई आपको स्कूल जाना है, 10 बजे जाना है, तो वो 10 बजे स्विच क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो कहीं यहाँ कोई रुके नहीं। यदि कोई यहाँ पर रुकेगा तो लाइट तो है नहीं, पंखा पंखा चलेगा नहीं, गर्मी मरेगा, इससे अच्छा तो कॉलेज चली जाए। यही तो करते हैं। तो कितनी देर उसको सप्लाई देनी है, कितनी देर सप्लाई नहीं देनी। इसलिए हॉस्टल वायरिंग का उद्देश्य यही होता है कि एक हमारे पास इसके पास क्या होता है भाई, मेन स्विच होता है। एक इसके पास ये कौन सा स्विच होता है, मेन मेन स्विच होता है। और मेन स्विच को ये ऑन ऑफ कर सकता है, बाकी ये इसके आगे की लाइन सप्लाई चलती रहती है। ये होता है। एक होती है हमारे पास पावर वायरिंग, जो हमारे पास उच्च धारावाहक परिपथ के लिए काम में ली जाती है, मोटर में काम में ली जाती है, विद्युत भट्टियों में काम में ली जाती है, लोड को जोड़ने और हटाने के लिए भी काम में ली जाती है।
इसी प्रकार एक कंट्रोल वायरिंग होती है जिसका कार्य होता है किसी परिपथ का नियंत्रण करना, और कम धारावार में परिपथ का नियंत्रण करने के लिए उस वायरिंग क्या कहते हैं, कंट्रोल वायरिंग। इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, कंट्रोल वायरिंग के अंदर ही होते हैं। एक कम्युनिकेशन वायरिंग अपने होती नहीं है। कम्युनिकेशन वायरिंग इलेक्ट्रिशियन को ध्यान रखनी चाहिए, जो हमेशा कहाँ की जाती है भाई, तल से 1 फीट की ऊंचाई पर की जाती है। कौन सी वायरिंग होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टेलीफोन वायरिंग होती है, लेन भी होता है, केबल टीवी भी होती है, फैक्स मशीन वायरिंग होती है। वो सारी कहाँ होती है, आपकी उस वायरिंग के साथ में नहीं होती, अलग होनी चाहिए। एक थिएटर वायरिंग है, ये थिएटर जैसे घर में कई होम थिएटर बनाते हैं ना, तो वहाँ थिएटर वायरिंग स्पीकर वगैरह लगाते हैं, तो उसकी वायरिंग होती है। उसकी वायरिंग हमेशा इलेक्ट्रिक वायरिंग से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, ताकि व्यतिकरण वाली घटना नहीं हो। तो आपके पास विद्युत व्यतिकरण से बचने के लिए इस वायरिंग को पावर वायरिंग से साथ नहीं लगाया जाता। ऑडियो वीडियो सिस्टम को क्या लगाया जाता है, अलग लगाया जाता है। इसे होम थिएटर वायरिंग कहते हैं। अगला है, अगला हमारे पास है वर्कशॉप वायरिंग में केबल व आईसीटीपी व आईसीडीबी स्विच का चयन करना है। ये हमारे पास होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल और आयरन क्लेड डबल पोल। डबल पोल और ट्रिपल पोल के स्विच है। 0.5 HP से 1 HP तक की मोटर है तो हमारे पास तांबे का तार 1 mm स्क्वायर के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 HP से 5 HP तक है तो कॉपर का तार कितने mm का लगाना चाहिए, 2 mm। और 1 HP से 5 HP तक की मोटर के लिए 16 एम्पियर 415 वोल्ट आईसीटीपी स्विच बोर्ड का प्रयोग में लेना चाहिए। 1 से 5 HP तक कितना लेना चाहिए, 16 एम्पियर। और 0.5 HP की मोटर के लिए 16 एम्पियर 240 वोल्ट आईसीडीपी। और यहां पर क्या होता है, 415 वोल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल पोल होगा। और सिंगल फेज होगा तो कौन सा बनेगा, डबल पोल वाला। और 3 फेज होगा तो कौन सा होगा, ट्रिपल पोल वाला। तो 1 HP से 5 HP की मोटर के लिए कौन सा लगा देते हैं, ट्रिपल पोल। और 0.5 HP तक की मोटर के लिए कौन सा लगाते हैं, सिंगल पोल। कितना एम्पियर होना चाहिए, 16 एम्पियर। तो ये है मोटर के लिए आईसीडीपी और आईसीटीपी स्विच का मान सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई आपके पास 1 HP तक की मोटर के लिए तार की मोटाई क्या होनी चाहिए, 1 mm स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 HP तक के लिए कितना चाहिए, 2। और यदि 5 HP तक के लिए कौन सा स्विच होना चाहिए, आईसीटीपी। टीपी मतलब ट्रिपल पोल, 3 फेज 415 वोल्ट 16 एम्पियर। और आईसीडीपी कितना एचपी तक होता है, 0.5। तो आईसीडीपी है तो दो पोल का मतलब एक फेज रहेगा, न्यूट्रल ही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 230 वोल्ट तक का ही काम लेते हैं। जो स्विच की रेटिंग होती है 240 है, सप्लाई 230 वोल्ट आती है। ये हमारे पास है जो हमारे पास विद्युत वायरिंग की सहनशीलता। निम्न व मध्यम वोल्टता पारेषण के लिए सहनशीलता कितनी है, प्लस माइनस का 5%। उच्च और अति उच्च के लिए कितना होती है भाई, 12.5%। मोटर में भार के कारण ड्रॉप कितना हो सकता है, 3%। पारेषण में आवर्ती में ड्रॉप कितना हो सकता है, 3%। इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और ये जो डाटा वाला सवाल है ना, सीधा सीधा डेटा ही पूछा जाता है, डेटा के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। अब हम जो पढ़ेंगे वो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होते हैं थोड़े से टिपिकल से होते हैं। टिपिकल इसलिए होते हैं कि अंदर का मान सब कुछ याद रहेगा, ये नहीं रहेगा कि ये कौन सा नियम है। जैसे आपको ये तो याद है कि भारतीय संविधान में जीने का अधिकार तो दिया हुआ, लेकिन अनुच्छेद कौन सा है। भारत में हिंदी राजभाषा तो है, लेकिन अनुच्छेद कौन सा है, प्रधानमंत्री को शक्तियां तो दी हुई है, अनुच्छेद कौन सा है? ये याद कर लोगे फिर यही कर लोगे। भाई यही फाइनल कराना था ना। इसका मतलब चीज चीज तो वो जो मैंने बताई अंदर बोला वो तो सब कुछ आपको भी पता था। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को शक्तियां दी हुई है, आपके तो हाँ दी हुई है। अनुच्छेद कौन सा है तो वो नहीं पता, वो बड़ा मामला है। अंदर वाला तो सब याद हो जाएगा, लफड़ा क्या रहेगा, कौन सा रूल है। ये रूल सबसे पहले 1910 में शुरू हुए थे। फिर 1956 में भारत जो 1947 में आजाद हुआ ना, तो 1956 में एक नए अपने नियम बनाए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम, भारत के विद्युत के नियम। इस विद्युत के नियम को 2010 में रिवाइज करके एक नया बना दिया पूरा, कि भाई पहले वाली चीजें तो चली गई, अब क्या है कि आपने तो लिख रखा लकड़ी का खंभा, लकड़ी खंभा कौन लेता है काम में, हटाओ इसको। तो ऐसे बहुत सारा करेक्शन करना पड़ता है ना।
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको क्या है कि पहले वाली चीजों को करेक्शन करता रहना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 2010 में नया बन गया। उसके बाद में हल्का फुल्का अमेंडमेंट अभी भी चलता है, लेकिन ज्यादातर जो 2010 वाले रूल ही चलते हैं। अब देखो, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन रूल नंबर कौन सा है? 28। ये हमने पहले पढ़ा था। निम्न वोल्टेज ग्रेड की केबल कितने वोल्ट तक होती है? 0 से 250 वोल्ट। केबल में पढ़ा ना भाई। वो मध्यम वोल्टेज की 250 से 650, उच्च वोल्टेज ग्रेड की 650 से 33,000, अति उच्च क्या होती है? 33,000 से 132 केवी, और सुपर उच्च होती है 132 केवी से अधिक। कौन सा रूल है? बस ये पूछ लेगा तो आप बता दोगे, रूल नंबर पूछ लेगा दिक्कत आती है। ये बहुत बार पूछा हुआ है सवाल, ये बहुत बार पूछा हुआ है। शंकर ठीक नहीं लिखा हुआ क्या? नहीं है तो मैं देने वाला हूं नहीं। तू इधर देख ले, अभी जो बता रहा हूं ये तो तुझे पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है ना। रूल नंबर कौन सा है? 28। ठीक है, चलो। मध्यम वोल्टेज ग्रेड कितना होता है? 0 से 250, और सो निम्न है। मध्यम होता है 250 से 650, उच्च वोल्टेज 650 से 33 केवी, अति उच्च 33 केवी से 132 केवी, और सुपर उच्च क्या होता है? 132 केवी से अधिक। रूल नंबर हमारे पास 32 क्या कहता है? कहता है स्विच हमेशा कहाँ लगाना चाहिए भाई? लाइव तार में स्थापित करना चाहिए। न्यूट्रल तार में कोई कटआउट और स्विच नहीं लगाना चाहिए, और अर्थिंग वाले में भी कोई कटआउट और स्विच नहीं लगाना चाहिए। और फ्यूज भी किस में लगाना चाहिए? लाइव तार में। और स्विच भी किस में लगाना चाहिए? लाइव तार में। ठीक है। रूल नंबर 35 क्या कहता है? कि ये नियम कहता है कि आपके पास मध्यम उच्च और अति उच्च वोल्टेज जहां पर भी है, वहां पर ना जिसके अधिकार क्षेत्र में वो आ रहा है, वहां पर एक चेतावनी बोर्ड लगाओ। एक ट्रांसफॉर्मर है, आपकी ट्यूबवेल आपकी है, ट्यूबवेल पर ट्रांसफॉर्मर है, वोल्टेज ज्यादा है, तो वो कह रहा है वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाओ। चेतावनी बोर्ड किस में होना चाहिए? एक तो होना चाहिए इंग्लिश में, एक होना चाहिए लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपके हिंदी भी लो, गुजराती लो, सब भाषा के अंदर मान्य आता है। तो आपके पास नोटिस अंग्रेजी या हिंदी में से एक, तथा प्रांतीय भाषा। अपने यहाँ तो अंग्रेजी और हिंदी होती है, जहाँ यूपी में ही अंग्रेजी और हिंदी होगी। गुजरात में अंग्रेजी या हिंदी में से एक लो, और एक क्या लो उसमें? गुजराती ले लो। तो प्रांतीय भाषा में ये होना जरूरी है। कहां पर? मध्यम उच्च और अति उच्च में। प्रतिष्ठापन का मालिक, जैसे मान लो कोई बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर बाहर लगा हुआ है, तो उसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को बोर्ड लगाना चाहिए, जो भी उसका मालिक है। यदि कंपनी का वो है कोई मामला, तो कंपनी को लगाना चाहिए। तो ये जानकारी होनी जरूरी है। रूल नंबर 44 कह रहा है बिजली की दुर्घटना से संबंधित है, अर्थात बिजली का झटका लगने पर व्यक्ति को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इससे संबंधित है। रूल नंबर 49 क्या भाई? ये हमारे पास है कि परिसर में लीकेज धारा है जो 1/5000 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1/5000 भाग से ज्यादा लीकेज एम्पियर है, तो ये परिपथ उचित नहीं है। तो ये कौन से नियम है? 49 में। आप कहते हैं ना कोई भी चीज कहते हैं लिखा हुआ कहाँ है, तो ये यही होते हैं। इनमें हम तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देख रहे हैं। बाकी ये भी आपके भारतीय संविधान की तरह पूरा लंबा चौड़ा है। कोई यही लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्डिंग बनाने वाला भी लंबा चौड़ा है, उसके भी बिल्डिंग कोड होते हैं। बिल्डिंग बिल्डिंग जो भवन निर्माण वाले ना, उसमें फायर कोड भी लंबे चौड़े हैं, कि कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर कैसे कैसे लगाना चाहिए, उसके भी कोड होते हैं। रूल नंबर 50 क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई देने से संबंधित है। इसके अनुसार ट्रांसफॉर्मर में लिंक्ड स्विच या सर्किट ब्रेकर के सुरक्षा के लिए लगाए जाना आवश्यक है, और लाइव तार का इंसुलेशन होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन खुला नहीं होना चाहिए, मतलब लाइव तार का इंसुलेशन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई हम घरेलू रूप से कहीं दे रहे हैं, और लिंक्ड स्विच और सर्किट ब्रेकर स्विच के बारे में भी जानकारी इसके अंदर होती है। नियम 54 है, इसमें निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन में वोल्टेज कितना होना चाहिए? प्लस माइनस का 6%, और है 5% है ना, वो शायद तक पुराना वाला आंकड़े होंगे, अब नया अपडेट वाले 6। ये 5 वाला 6 ही करना भाई, आप 5 वाला 6 करना, 5 नहीं, 5 पुराना है। ऐसा नहीं आपको रामबाण में दो नहीं मिलेंगे 5 और 6। ये 2019 में कुछ चेंज हुआ था, बीच में अमेंडमेंट आई ना, संशोधन हुआ था, 2019 में चेंज हुआ था, वहां वैल्यू चेंज हो गई थी। 2010 वाले में 5 था। और ये जो है ना 12.5% वाला, इसमें भी दो मामला है,
कि 12.5% वाले में निम्न वोल्टता पक्ष में तो 12.5% है, उच्च वोल्टता में क्या है ±10, लेकिन हम अति उच्च वोल्ट लाइन के लिए क्या पढ़ते हैं पूरा प्लस माइनस का 12.5। तो निम्न वोल्टता पक्ष में, उच्च वोल्टता पक्ष में कितना ±10, उच्च वोल्टता लाइन में उच्च वोल्टेज के पक्ष में तो 6 है और निम्न वोल्टेज के पक्ष में कितना है 9। ये वोल्टेज की भिन्नता है कि वोल्टेज का अंतर कितना कितना हो सकता है। तो हमारे पास हाई वोल्टेज की साइड में अंतर कितना जा सकता है और लो वोल्टेज की साइड में अंतर कितना जा सकता है। रूल नंबर 55 कहता है कि आवर्ती ±3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अंतर। ये रूल नंबर 55 कहता है। रूल नंबर 61 कहता है 125 वोल्ट से ज्यादा होने पर अर्थिंग करना जरूरी है। ठीक है। रूल नंबर 63 कहता है उच्च वोल्टेज के प्रतिष्ठान में कार्य करने से पहले निरीक्षक की स्वीकृति आवश्यक है। अब देखो यह है उच्च वोल्टेज के प्रतिष्ठान में कार्यरत करने से पूर्व है कि इसको है ना कोई इंडस्ट्री लगाओ, लगाने से पहले आप एनओसी लो। क्या आप यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हो क्या जिसमें विद्युत सप्लाई चाहिए आपको, तो एनओसी लो। उन्होंने कहा जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आपको कितनी मशीनें चाहिए बताओ तो सही, कितने वोल्टेज चाहिए, कि ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमें मंगानी पड़ेगी पीछे से। कल को तुम आओगे कनेक्शन दो, फिर हम कहते हैं हम तो कनेक्शन नहीं देंगे, फिर तुम इंडस्ट्री लगेगी तुम्हारे काम क्या आएगी। पहले हमसे परमिशन ले लो। परमिशन हमसे ले ली कि भाई आपको हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लगा दो इंडस्ट्री, हम सप्लाई दे देंगे, तो फिर हम सप्लाई देने के लिए बाध्य हैं। सरकार मना नहीं कर सकती ना, इसलिए। और सरकार को भी पता हो जाना चाहिए यहाँ इंडस्ट्री लग रही है, इधर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, वो आगे कह देंगे भाई कल को आने वाले दिनों में उधर जरूरत पड़ेगी, हमने परमिशन दे रखी है। और जब यदि इससे इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी होती है तो सक्रिय करने से पहले वापस क्या लेना पड़ेगा, परीक्षण के अधीन होनी चाहिए। सक्रिय करने से पहले प्रतिष्ठान स्थापना क्या होना चाहिए, परीक्षण के अधीन। इसका मतलब है कि इसको एक्टिव करने से पहले वापस बताओ कि कब एक्टिव। आज आपने परमिशन ले ली, एनओसी ले ली, 3 साल ही बने ही नहीं, कोई बात नहीं, हमारे ध्यान में है कि तुम बनाओगे, एनओसी हमसे ली हुई, हम सप्लाई देंगे। लेकिन 3 साल बाद चालू करो कि कल को कनेक्शन दो, तो ये कनेक्शन देंगे कि नहीं देंगे भाई। और दूसरा, जो तुम मोटर तुम लगा रहे हो, मशीनें लगा रहे हो, वो चेक करो हमें। किसी भी 3 फेज की मोटर की यदि पावर फैक्टर 0.9 से कम है तो उसको लगाने नहीं दिया जाएगा। 0.9 से ज्यादा पावर फैक्टर है तो ही लगाना दिया जाएगा। वो कहेगा आपको क्या दिक्कत है, 0.9 से कम है तो मोटर मशीन है मेरी, बिल भर रहा हूं मैं, तो उन्होंने कहा बिल भरे तुम भरो, मैं दूंगा नहीं तू सप्लाई। 0.9 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो पावर वेस्टेज जा रही है। तो 0.9 से सिंगल फेज में तो कोई बात नहीं है, 3 फेज में क्या होता है इंडस्ट्री में 0.9 से ज्यादा पावर फैक्टर चाहिए। अच्छा 0.9 पावर फैक्टर ज्यादा नहीं करोगे तो वो कहेगा सर ऐसा करो कि मैं महीने भर में कर लूंगा, तो कोई बात नहीं। यदि जैसे जैसे पावर फैक्टर डाउन होगा, गड़बड़ होगा, पेनल्टी आएगी। इंडस्ट्री के मीटर अलग होते हैं, घरेलू मीटर अलग होते हैं। इंडस्ट्री के मीटर में पावर फैक्टर की रीडिंग देता है वो, कि आपको सप्लाई दे रहा है पावर फैक्टर रीडिंग दे रहा है। पावर फैक्टर यदि जहां जहां जब जब कम होगा उसकी पेनल्टियां जुड़ के आएगी, जब भी लाएगा कि सर ये एक्स्ट्रा क्यों आया, कि तेरा पावर फैक्टर घट रहा था, मशीन में पावर फैक्टर ज्यादा रखो, हम पेनल्टी जोड़ेंगे नहीं। ये सभी इंडस्ट्री के अंदर है, जयपुर जोधपुर कहीं भी जाओ सब इंडस्ट्री के अंदर ये रूल है। तो पावर फैक्टर क्या रहना चाहिए, मेंटेन। अब पावर फैक्टर मेंटेन कैसे करें, कल को भाई मशीन लोड ज्यादा उठा ले कम उठा ले, पावर फैक्टर तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अब एक पावर फैक्टर का पैनल बनाते हैं कैपेसिटर से लगा के। तो उसका कार्य क्या होता है, पावर फैक्टर को बढ़ाना। वो पावर फैक्टर को 0.95 पे कर देता है, फिर आप आने दो तुम कोई दिक्कत नहीं। फिर पेनल्टी आएगी क्या, नहीं, 0.95 वो पैनल लगता है पूरा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सब में जो गेट के पास में एक पैनल लगेगा, सप्लाई जाएगी, पावर फैक्टर का पैनल बनाएंगे वो। रूल नंबर 66, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए। चालक को धातु के कवर में करके, और ओवरलोड की सुरक्षा के लिए क्या लगाना चाहिए, सर्किट ब्रेकर। रूल नंबर 68 क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मर चारों ओर फेंसिंग करनी चाहिए, उसकी हाइट लगभग 6 फुट यानी 1.8 मीटर होनी चाहिए, और उसको अर्थिंग करना भी जरूरी होता है। सिरोपरी लाइन के शर्तों में प्रावधान क्या क्या रहता है, ये देखो भाई। ये कह रहा है ओवरहेड लाइन है। ओवरहेड लाइन में हमारे पास 2 प्रकार से तार होते हैं, एक तो तार हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, एक तो दीवार के पास में खंबा है, तार ऐसे वर्टिकल होते हैं कि नहीं होते हैं। कई जगह खंबा दीवार के पास में और तार होते हैं वर्टिकल, नहीं देखे आपने। कोई गली की चौड़ाई है 10 फुट तो खंबा बीच में थोड़ी लगाएंगे, कार किधर निकलेगी, गाड़ी किधर निकलेगी, तो खंबे को कहां लगाओगे, दीवार की तरफ। यदि आपकी रोड 50 फुट है तो खंबा कहां लगाओ, बीच में, आधी इधर से निकल जाएगी आधी उधर से निकल जाएगी। लेकिन उसकी गली की चौड़ाई यदि 12 फुट है
तो उसमें बीच में लगाने से रहा, फिर आपको एक तरफ खंबा लगाओ, एक तरफ जब भी खंबा लगाओगे उसमें आपके दो एंगल लगाने पड़ेंगे, एक ऊपर चालक होगा और एक नीचे। इसको हम कहते हैं ओवरहेड लाइन पे, लेकिन वर्टिकली स्थापित है। ऐसे जो दोनों तार होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉरिजेंटली। ये क्या होता है, वर्टिकली। अब जैसे मान लो मैं कहूंगा नीचे वाला तार, वर्टिकली में ये तार, हॉरिजेंटली में तो दोनों बराबर ही होते हैं, और वर्टिकल में कौन सा होता है, नीचे वाला तार। सबसे नीचे वाले कंडक्टर की जमीन से दूरी कितनी होनी चाहिए सड़क पार करते समय, कम और मध्यम वोल्टेज होते हैं 5.8 मीटर और उच्च वोल्टेज में 6.1 मीटर, और 5.8 मीटर होता है जो लगभग कितना फुट होगा भाई, 19, लगभग 19 फुट होगा। क्या होता है? हाँ 19 के समथिंग आता है। और उच्च वोल्टेज लाइन में कितना होता है, 6.1 मीटर है। 18 होगा, 19 होगा, ऐसा कुछ है। कौन सा? अगला हमारे पास है, ये देख लो तुम इसको, नाम वैल्यू ये याद रखना, फुट में कई बार लिख दे तो इसको गुणा कर लेना आप, ठीक है। 1 मीटर में कितने होते हैं, कितने फुट होते हैं, 3.281, लगभग 3.25 होते हैं। कम और मध्यम वोल्टेज लाइन की भवन से दूरी कितनी होती है, इसका मतलब होता है कि कोई वोल्टेज वाली लाइन निकल रही है, आपने मकान उसके नीचे बना लिया, तो मकान की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर। यदि लाइन ऐसे निकल रही है, आपने मकान साइड में बनाया, तो तारों से आपके बीच की दूरी हॉरिजॉन्टली कितनी होनी चाहिए, 1.2। यदि आपने बड़ी लाइन वाले तार के नीचे बनाए मकान, तो मतलब उच्च, कम और मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए, मध्यम वोल्टेज लाइन मतलब 650 वोल्ट तक जहां से चल रहा है, तो 2.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उच्च और अति उच्च वोल्टेज है और उसके नीचे मकान बना लिया टावर वाले में, तो 3.7 मीटर दूरी होनी जरूरी है। भवन की, भवन से दूरी कितनी चाहिए, 3.7। नियम 85, निरीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना दो आधार के बीच की दूरी 65 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी दो खंबे लगाते ना, दो पोल, दो पोल की दूरी कितनी रखनी चाहिए, 65। 65 से ज्यादा लेनी है दूरी, तो पहले निरीक्षक ने इंस्पेक्शन करने वाले की परमिशन लो। वो परमिशन क्या देगा, वो देगा भाई जमीन ऐसी है कि नहीं है, जमीन मजबूत है, जो खंबा लगाए मजबूती से टिका रहेगा, तो कहेगा कोई बात नहीं 80 मीटर पे लगा दो, यहाँ का मामला टेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। और यदि मान लो टेस्टिंग नहीं रहेगा कि जमीन कमजोर है, पोली कम जमीन है, नरम जमीन है, तो कहे 65 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं लगाओ। जितनी ज्यादा दूरी होगी तारों का जोल क्या आएगा, ज्यादा, तारों का जोल ज्यादा है, खंबे की क्षमता भी देखनी पड़ेगी जो खंबा लगाया जाता है, और जमीन की भी क्षमता देखनी पड़ेगी। जो खंबा लगाया जाता है ना, तो उसमें 1/6 भाग जमीन के नीचे होता है, 5 भाग ऊपर होता है। 6 में से 1 भाग कहाँ लगाना चाहिए, नीचे, 5 भाग कहाँ होना चाहिए, ऊपर। बाकी छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, वो भूमि की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, मिट्टी की क्वालिटी पर। रूल नंबर 87 कह रहा है, दो ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इधर से आ रही है राउत भाटा कोटा वाली लाइन, इधर से आ रही है सूरतगढ़ वाली लाइन, और ये जा रही है कहीं और, ये जा रही है किसी और दिशा में, तो वहां पर बीच में ये दोनों एक दूसरे क्या करे, क्रॉस। तो एक के खंबे थोड़े नीचे करेंगे, दूसरे के खंबे ऊपर करेंगे, लेकिन उनके बीच में क्या लगनी चाहिए, गार्डिंग, सुरक्षा के लिए, कि भाई कोई भी बाई दिवे तार कोई टूटे तो एक दूसरे को आपस में फाल्ट नहीं करें। ऐसा नहीं है दोनों जो टरबाइन ठप हो जाए और सारे बैठे रह जाए, तो गार्डिंग करके, और जो भी कोई गड़बड़ होगा तो अर्थिंग कर दी जाती है, सप्लाई उसमें चली जाएगी अर्थ में। रूल नंबर 88 क्या कहता है, गार्ड तार की सुरक्षा का वर्णन है। इसमें प्रत्येक गार्ड तार को बिंदु पर पृथ्वी से जोड़ा जाना चाहिए, और 1 किलोमीटर लंबी दूरी होती है, तो उसमें 4 अर्थिंग करना जरूरी होता है। वो तो होता है लाइटनिंग अरेस्टर को। और जो हमारे पास गार्डिंग होती है, हर पोल पर गार्डिंग की अर्थिंग करना अनिवार्य होता है। जो आंकड़ा ना, ये बहुत पूछा हुआ है आपके रामबाण, डायरेक्ट सवाल है कि बताओ जो गार्डिंग वाला तार लगाया, तार ऊपर टूटेगा तो गार्डिंग वाले तार पर गिरेगा, गिरेगा तो बताओ ये गार्डिंग वाला तार उसको जोल को सहन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो उसका सामर्थ्य कितना होना चाहिए, 6.35.02 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 635 किलो तो उसका वजन उठा लेना चाहिए, 6 कुंटल वजन तक। ये तो हमने सीडी वायरिंग वगैरह देखी है, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये है भाग। अब
कल अगला सेशन होगा, वो आपको कुछ लिखना विखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत। इसमें तो और ज्यादा बाकी, हाँ कल अगला मैसेज लिखना ही पड़ेगा भाई। वो आएगा आपके वैद्युतिक उपकरण आएगा। वैद्युतिक उपकरण का पहले कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, बाद में तो सारे डायग्राम आ जाएंगे। डायग्रामों में तो लिखना नहीं, डायग्राम की मैं फोटो दूंगा, लेकिन उसकी छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। वैद्युतिक उपकरण होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में है। पीडीएफ के बारे में एक रूल क्लियर है, जिस दिन पीडीएफ दूंगा उस दिन आप होने चाहिए, उस दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये मैंने पहले दिन उस दिन भी रूल बताया था, उसके दूसरे दिन पीडीएफ दी थी। पीडीएफ का रूल क्लियर है, पीडीएफ का रूल बदलेगा नहीं, मेरे अलावा कोई देगा नहीं, ऑफिस में संपर्क करना मत। ये मैंने स्पष्ट बताया था, पीडीएफ केवल मेरे पास होती है, और जिस दिन मैं जो पीडीएफ दूंगा उस दिन वो आदमी होना चाहिए, उस दिन मैं सबको पीडीएफ देना मेरी जिम्मेदारी। यदि उस दिन आदमी की खुद की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर उस आदमी की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे के लेके फोटो कॉपी करा लेना। लेट आए तो पीछे जाके बैठ जाओ, कोई भी हो। रूल रूल है, रूल सिंपल है। पीडीएफ उसी को मिलेगी। प्रिंट प्रिंट ऐसा है, मैंने जिसको कहा प्रिंट देना वो प्रिंट दूंगा, लेकिन प्रिंट का मैंने बताया ना भाई पहले दिन ही, ये प्रिंट देने से पहले दिन, एक दिन पहले बोला था ये बात, उसके दूसरे दिन ये प्रिंट दिए मैंने हैं। हाँ वो मैं अभी करा देता हूँ वैसा, अभी जाऊंगा नीचे वैसा करा दूंगा, अभी करा दूं। हैं स्टेयरकेस वायरिंग होती है, उसमें तो टू वे स्विच लगता है, जिसमें दो स्विच लगता है, एक लैंप चालू होता है। गोडाउन वायरिंग में जो टू वे स्विच जो लगते हैं ना आगे, वो आगे वाले चालू करते रहते हैं, पीछे वाला बंद होता रहता है, वो है गोदाम वायरिंग। टू वे में तो केवल एक लैंप लगा, दो जगह से कंट्रोल है, ये सीरीज होगी उसकी लाइन की, ये गोदाम वायरिंग है। यदि मान लो कुछ भी हो, कुछ भी बना रखा हो, तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ये बताया है। और भवन बना दिया किसी ने मध्यम वाली लाइन के नीचे, तो ये दूरी होनी चाहिए। बना तो क्या देगा, एक कोर्ट में केस भी गया था, कोर्ट में केस गया था कि सर हमारे घर के ऊपर से लाइन जा रही है, तो बिजली विभाग वाला आया कि बताओ पहले लाइन निकली कि घर बना। क्या पहले तो लाइन निकली, तो कहा फिर लाइन चेंज नहीं होगी, घर चेंज करो, घर तुमने बाद में बनाया था। तो केस भी गए हैं, तो बना देते हैं लोग। अब तो गवर्नमेंट जमीन को अधिग्रहण कर लेती है अब तो, लेकिन ये तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल तो देखा ना, अधिग्रहण करना राज्य सरकार का काम है, इस विद्युत विभाग इसका काम है नहीं, राज्य सरकार को अधिग्रहण करना पड़ता है। आजकल बड़ी लाइन निकलती है 100 फीट या 100 मीटर, इनमें से कोई आंकड़ा है, वो उतनी हैवी लाइन में आप है ना, उसकी जमीन का मतलब गवर्नमेंट की होती है वो। आप यदि मान लो वहां कॉलोनी भी काट रहे हो तो वो रास्ता रहेगा, वो क्या रहेगा, रास्ता। इधर तुम प्लॉट काटो, इधर तुम प्लॉट काटो, 100 मीटर की जो दूरी है या 100 फीट की दूरी है, जो भी ऐसा कुछ है, वो आपके पास क्या रहेगी, खाली जगह रहेगी, क्योंकि ऊपर से क्या जा रही है, हैवी लाइन। और जिसने किसी ने कॉलोनी काटी, शहरों में तो कॉलोनी भी कट रही ना, क्योंकि जिसमें लाइन जा रही है वो खेत सस्ता होता है, खेत को खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो फ्री का भाग हो गया, आप प्लॉट तो काट नहीं सकते, शहरों में तो कटते प्लॉट ही है। तो फिर जिसके पास बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी फ्रम है, वो करेगा इस लाइन को, कहेगा अपन यहां तक लाओ खंबा, आगे हम कर देंगे अंडरग्राउंड। फिर वो कॉलोनी काटेगा, बड़ी बड़ी काटेगा, हमने दिए बीच में 100 मीटर रास्ता, तो क्या कॉलोनी दिखेगी अच्छी है कि नहीं। और तार कहां से गुजार दिए, अंदर से। तो वो बड़ी भ्रम करती है, जिसको 10 बीघा 20 बीघा काटेगी वो नहीं करती है। जो 200 बीघा में काटते हैं ना जयपुर में, कि 200 400 बीघा में प्लॉट काटते हैं, वो ऐसे, वो जमीन लेते ही ऐसी है, वो जमीन लेते ही ऐसी है, फिर वो काटते हैं, तो वो लाइन को इस प्रकार करते हैं। 132 केवी तक आजकल मैंने कहा भूमिगत करने लगे हैं, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, 132 केवी तक भूमिगत कर दो। टू वे स्विच और सिंगल वे स्विच दोनों होता है, एक सिंगल वे चाहिए, बाकी सारे टू वे चाहिए है। एक सिंगल वन वे चाहिए जो गेट के पास लगेगा, बाकी सारे टू वे। पहला है वन वे, बाकी सारे टू वे। और गोदाम वायरिंग का सवाल, यहाँ तो वो फोटो आएगा, यह आएगा कि कैसी होनी चाहिए, एक लैंप ऑन करो तो आगे वाला लैंप ऑन होना चाहिए, स्विच ऑन करो आगे वाला लैंप ऑन, पीछे वाला ऑफ, ऐसे होना चाहिए। वायरिंग क्या कहलाती है, गोदाम।
गोदाम वायरिंग कहते इसे ही है। और कोई सवाल? क्लियर हुई? आज पढ़ाई जगह पीडीएफ मिल गया भाई। अब आपको ये अच्छा एक्स्ट्रा लिखा वो कभी मैं दे दूंगा आगे। आगे कभी कोई अलग प्रिंट दूंगा ना, तो ये जो एक्स्ट्रा लिखा वो साथ में दे दूंगा मैं उसके। एक एक पन्ना में क्या दूंगा, पहले भी दिए थे 2 चैप्टर के साथ दिए थे, आगे भी दूंगा तो साथ दे दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल?